आज हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल जो है वो 1325 से 1351 है, 51 ईस्वी है। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे। उनका नाम जुना खां था और युवराज के पश्चात उलुग खां की उपाधि धारण की। सिंहासन पर बैठने के पश्चात उन्होंने मोहम्मद तुगलक शाह की उपाधि धारण की। मोहम्मद तुगलक जब सिंहासन पर बैठे उस समय में उन्हें जो परिस्थितियां मिली वो बिल्कुल उनके अनुकूल थी। सभी अमीरों का उन्हें समर्थन मिला था। न केवल समर्थन मिला था अपितु सभी अमीरों ने उनका स्वागत किया था सुल्तान बनने पर। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो राजकोष मिला था वो धन से परिपूर्ण था। आपने देखा था कि गयासुद्दीन तुगलक को जो राजकोष मिला था वो बिल्कुल रिक्त था। प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था जो थी वो सुसंगठित और सुव्यवस्थित थी। कुल मिलाकर मोहम्मद तुगलक को जो सिंहासन मिला वो बिल्कुल उनके अनुकूल था। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन भारत में एक सुधारवादी शासक के रूप में जाने जाते हैं, एक विद्वान शासक कहे जाते हैं और उन्होंने अपनी गृह नीति में काफ़ी सुधार किए। सफल हुए असफल हुए ये बात अलग थी, लेकिन उन्होंने सुधारों के प्रयास किए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राजत्व के सिद्धांत को स्पष्ट किया। उन्होंने राजा में दैवीय अधिकारों को माना। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति सुल्तान बनता है वो ईश्वर की इच्छा होती है और ईश्वर अपनी इच्छा से ही उस व्यक्ति को सुल्तान नियुक्त करता है। लेकिन जब वो व्यक्ति सुल्तान बन जाता है तो सुल्तान बनने के पश्चात वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और सभी व्यक्तियों को उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और ये उनका कर्तव्य है, दायित्व है। यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना करने का प्रयास किया और की। राजत्व के सिद्धांत में उन्होंने धर्म और राजनीति को अलग माना, अलाउद्दीन खिलजी की तरह। उलेमाओं के जो प्रभाव था उसको कम किया और इसके लिए उन्हें उलेमाओं के विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। न केवल उन्होंने उलेमाओं के प्रभाव का कम किया अपितु उन्होंने अगर कोई उलेमा गलत काम कर रहा था तो उनसे दंड भी दिया। उलेमा के न्याय के क्षेत्र में जो एकाधिकार था उसको समाप्त किया। अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की योग्यता के आधार पर। और कई बार ऐसा हुआ कि उलेमा वर्ग के द्वारा दिए गए न्याय को मोहम्मद बिन तुगलक ने बदला, क्योंकि वो अपनी एक तरह से सर्वे सर्वा शक्ति को स्थापित करना चाहता था। हालांकि एक लघु परिषद थी जो उसे सभी निर्णयों में सलाह देती थी, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक वो लघु परिषद जो थी वो नाम मात्र की। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी इच्छा से शासन करता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजस्व व्यवस्था में सुधार किए। राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए उसने सबसे पहले तो सभी प्रांतीय अधिकारियों को ये आदेश दिया कि वे अपने प्रांत में होने वाले आय और व्यय का लेखा जोखा देखें, उसे रजिस्टर में रखें और फिर मुझे बताएं। इसके लिए उसने एक अधिकारी की नियुक्ति की। वो अधिकारी सभी आय और व्यय का लेखा रखता था, रिपोर्ट बनाता था और फिर मोहम्मद बिन तुगलक को बताता था। उस रिपोर्ट में सभी गांवों से होने वाले लगान को लिखा जाता था। कोई गांव अगर लगान से छूट जाता था तो उससे लगान की वसूली की जाती थी। एक तो उसने ये चेंज किया। दूसरा, उसने एक अमीर को ही जो है अधिकारी की नियुक्ति की, जिसका काम था कृषि के क्षेत्र को देखना, किसानों की स्थिति कैसी है और स्थिति कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, कृषि में कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, नहर कहाँ बनवाई से जा सकती हैं, किसानों को कितना ऋण दिया जा सकता है, किस परिस्थिति में दिया जा सकता है। कुल मिलाकर कृषि जो है उसके लिए अमीर कोही की नियुक्ति की गई थी। राजस्व में उसने इजारेदारी प्रथा को माना, जिसका इजारेदारी प्रथा में क्या होता था कि लगान जो है वो बोली पर
छूटता था कि जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा बोली लगाएगा उसी को लगान वसूली का अधिकार दे दिया जाएगा। लेकिन वो इसमें कहा जाता है असफल रहा, क्योंकि वो लगान वसूली के जो आदमी थे उनको वो एक तरह से देख ही नहीं पाया कि कौन जो है वो बोली ठीक लगा रहा है, किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वो लगान दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। उसने आवश्यकता से अधिक बोली लगा दी सिर्फ लगान जो है उसको एकत्रित करने के लिए। दूसरा, उसने जो अब ये राजस्व व्यवस्था में जो सुधार किए, उसने कुछ लोग कहते हैं कि उसने इसलिए ये किया क्योंकि वो संपूर्ण राष्ट्र जो है उसमें एक सी लगान व्यवस्था, एक सी राजस्व व्यवस्था को स्थापित करना चाहता था। लेकिन उसका ये राजस्व सुधार जो है वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। राजस्व में एक जो उसका क्रांतिकारी चेंज था वो था दोआब कर में वृद्धि। दोआब कर में उसने वृद्धि क्यों की, इसके बारे में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं। कुछ कहते हैं कि दोआब क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, वो इसलिए वो कर बढ़ाना चाहता था। कुछ कहते हैं वो अपने राजकोष में और धन को भरना चाहता था, इसलिए किया। कुछ कहते हैं वो अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाना चाहता था, इसलिए किया। कुछ लोग कहते हैं कि दोआब के जो लोग थे वो अराजकता फैलाते थे, इसलिए उसने किया, उन्हें दंड देने के लिए किया। अब कितना किया इसमें भी अलग अलग मत हैं। कुछ कहते हैं कि 3 से 4% बढ़ाया, कुछ कहते हैं 10% बढ़ाया, कुछ कहते हैं 10 से 20 बढ़ाया, लेकिन कुल मिलाकर उसने दोआब कर बढ़ाया। अब दोआब कर में वो सफल रहा या असफल रहा, तो हमारा अगर प्रैक्टिकल रूप में देखें तो उसे लास्ट में दोआब कर को वापस लेना पड़ा, क्योंकि दोआब कर जिस समय में लगाया गया था उस समय में अकाल पड़ा हुआ था, किसानों की स्थिति वैसे ही ख़राब थी और दोआब कर बढ़ने से उनकी स्थिति और ख़राब हो गई। दोआब में जो लूट खसोट होती थी, अराजकता होती थी, वो और ज़्यादा फैल गई। हालांकि उसने इस स्थिति से निपटने के लिए किसानों को ऋण दिया, लेकिन किसानों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि उन्होंने इस ऋण का उपयोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की। तो कुल मिलाकर दोआब कर का उसका फैसला गलत रहा। एक जो उसने गृह नीति में बड़ा चेंज किया वो था राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन किया। वो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लेके गया, जो कि साउथ में थी, देवगिरी भी कहा जाता है उसको। अब क्यों किया इसके बारे में भी अलग अलग मत है। कुछ कहते हैं कि देवगिरी की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी जो कि उसके शासन के केंद्र में पड़ती थी। दिल्ली जो है वो एक तरफ है और देवगिरी जो है ऐसी थी कि वो उत्तर में भी अच्छे से शासन कर सकता था, दक्षिण में भी। कुछ लोग कहते हैं कि उत्तरी पंजाब की जो सीमा थी, उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र जो है वो मुगलों से असुरक्षित रहता था और वो अपनी राजधानी को सुरक्षित करना चाहता था, इसलिए वो साउथ में गया। कुछ लोग कहते हैं कि दक्षिण में जो है उनकी आर्थिक स्थिति संपन्न माना जाता है एरिया, इसलिए वो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे मुस्लिम संस्कृति का ज़्यादा प्रभाव था, इसलिए वो दक्षिण गया। लेकिन उसने राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी परिवर्तन का अब यहाँ उसने जब राजधानी परिवर्तन किया तो उसने सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशासन का ही परिवर्तन नहीं किया, अपितु उसने वहाँ की प्रजा जो है उसको भी यह आदेश दिया कि मेरे साथ साथ दिल्ली में रहने वाली प्रजा भी यहाँ से देवगिरी चलेगी और जो नहीं जाएगा उसको ज़बरदस्ती ले जाया जाएगा। एक उदाहरण दिया गया है कि एक अंधे और एक लंगड़े को देवगिरी ले जाया गया था और वो बहुत मतलब एक तो मर ही गया था और लंगड़ा जो है वो पहुंचा तब तक वो उसकी दूसरी टांग भी खराब हो। कुल मिलाकर उसने ज़बरदस्ती से लोगों से राजधानी परिवर्तन करवाया। हालांकि उसने जगह जगह समुचित व्यवस्था की थी, झोपड़ियाँ बनाई थी कि कोई असुविधा ना हो, मुफ्त खाना दिया था, लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए अपना बसा बसाया घर छोड़ना आसान नहीं होता और यहाँ भी उसे विरोध का सामना करना पड़ा। और ये विरोध इतना ज़्यादा हुआ कि कुछ समय पश्चात ही उसे ये आदेश देना पड़ा कि जो लोग वापस दिल्ली जाना चाहते हैं वो वापस जा सकते हैं। तो यहाँ भी उसकी नीति पूर्ण रूप से हमें असफल